बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स आ गया मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखते हैं ना। आप बहुत सारी वैरायटी है, तो जितने भी वैरायटीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब क्या? बचाना है उसको। ठीक है, क्यों बचाना है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना यहाँ पर अर्थ के ऊपर मौजूद है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर मौजूद है, उनको हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के हैं, है ना, विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के हैं, बहुत सारी वैरायटी है इसकी। ठीक है, और बहुत सारी वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस अर्थ पे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में कि क्यों जरूरी है। एक एक ऑर्गेनिज्म जो है ना इस अर्थ पर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और उस रोल के कारण हम लोग अगर वो एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है तो उसका असर किस पर पड़ता है? इस अर्थ पर पड़ता है। इसलिए हम लोगों को हर स्पीसीज को क्या करना है? कंजर्व करके रखना है अगर वो खत्म हो रही है तो। इसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें ना तो इसके कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, 3 लेवल्स में हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ, है ना। ये हो गई आपकी क्या? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लेवल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के? लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स क्या है? 4 लेवल्स पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि आ गए हम लोग जेनेटिक के लेवल पे। ठीक है ना। अब हम लोग जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या? जिन एक ही स्पीसीज में भी क्या है? बहुत सारी वैरायटी है। इसका मतलब उसके जीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। जैसे हम लोग मैंगो ही खाते हैं, है ना, तो मैंगो की कितनी वैरायटी है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी मैंगो की है। अगर हम लोग देखें कि इंडिया में, तो इंडिया में ही ना कितने 1000 से ज्यादा की वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, ठीक है, 1000 से ज्यादा की वैरायटी मैंगो की इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग राइस की बात कर ले, ठीक है, तो ये 50,000 से ज्यादा वैरायटी इंडिया में पाई जाती है इसकी। ठीक है, 50,000 से ज्यादा वैरायटी पाई जाती है इंडिया में राइस की। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही स्पीसीज, और भी बहुत सारे हैं। जितना भी, अगर आप लोग डॉग की वैरायटी देखे, देखो कितने सारे डॉग्स अलग अलग, है ना, अलग अलग, सब एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन क्या है? उनकी वैरायटीज अलग अलग है। ठीक है, हम लोग गुआवा खाते हैं, वो भी अलग अलग वैरायटीज के हैं। ठीक है, हम लोग जो भी सब्जी कोई देख लो, जैसे कि आलू ही, उसकी में भी वैरायटीज आपको दिखेगी। ठीक है, आप ब्रिंजल ले लीजिए, ब्रिंजल में भी आपको वैरायटी दिखेगी। ठीक, तो एक ही स्पीसीज में जो वेरिएशंस है, जो स्मॉल चेंजेस हुए होंगे जीन्स में उनके। ठीक है, या कलर ही हम लोग देख ले, रोज ही है, कितने सारे कलर का है। अगर फ्लावर की बात करें हम लोग, रोज ही कितने सारे कलर का, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, है ना। तो एक ही स्पीसीज के में कितना वेरिएशंस है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसी में आपके बुक में एक जिक्र किया गया है वोल्फिया वोमिटोरिया, वोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, वोल्फिया वोमिटोरिया जो है, ठीक है, ये हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मिलता है और बहुत सारी वैरायटीज है इसकी।
ठीक है। और ये इससे एक केमिकल निकाला जाता है रेसरपाइन, ठीक है, रेसरपाइन। ये केमिकल का यूज होता है ना हाई बीपी के मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है, हाई बीपी कंट्रोल कर सके उसकी मेडिसिन बनाने का ये जो केमिकल है इसका यूज होता है, ठीक है। तो रेसरपाइन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, ठीक है। तो इसकी भी वैरायटी हिमालयन रेंजेस में पाया जाता, बहुत ज्यादा इसकी वैरायटीज पाई जाती है, ठीक। तो ये जेनेटिक लेवल की, अब समझ में एक ही स्पीसीज है लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, तो वो किस लेवल में आएंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब ये तो बहुत आसान है, अपने आसपास ही आप देख लीजिए कितनी सारी स्पीसीज पाई जा रही है ना। हम लोग ह्यूमन बीइंग भी है, यहाँ पर डॉग भी है, कैट भी है, ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग स्पीसीज के हैं लेकिन सरवाइव कहां पर कर रहे हैं, एक ही जगह पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक। अगर डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज में, डाइवर्सिटी किसमें है, स्पीसीज में, तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो एक ही एरिया में बहुत सारे स्पीसीज पाए जा रहे हैं तो हम लोग उसको कहते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और उसी के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी देख रहे हैं। कभी रोड पे चलते कोई और डॉग दिख जाता है, कभी दूसरा तरह का डॉग दिख, दूसरे वैरायटी का डॉग दिख जाता है ना। तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत सारे दिखाई देंगे, है ना। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल का मतलब हो गया क्या, अब इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट इकोसिस्टम लेवल, एट इकोसिस्टम लेवल। अब इकोसिस्टम लेवल क्या है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है तो उसको कहाँ क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। पॉन्ड का इकोसिस्टम है तो पॉन्ड की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे इकोसिस्टम पढ़े हैं लास्ट क्लास में, है ना। तो सबका अलग अलग मतलब इकोसिस्टम के लेवल पर अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बांटे तो वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर स्पीसीज के लेवल पर बांट रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर जीन के लेवल पर बांट रहे हैं मतलब एक ही स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटी है तब हम लोग उसको कहते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। How many species are there on earth and how many in India? ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग पहले, बेटा इसका। अब अगर हम लोग नंबर पे बात करेंगे, ठीक है, अगर इंडिया की हम लोग बात करें ना तो इंडिया कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 3.2। हाँ, पूरे अर्थ का ये 2.4 है ना, 2.4, ठीक। पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अगर हम लोग नंबर स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड का देखें ना तो 70% इसमें एनिमल हैं, 70% क्या है, एनिमल्स है, और 22% प्लांट्स है, ठीक है। 70% ऑलमोस्ट क्या है, एनिमल है, और 22% क्या है, प्लांट्स है, और बाकी जो बच गए बाकी सब। और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज सब कुछ मिला करके, ठीक है। पहले बोला गया था कि भाई 5.5 मिलियंस है, लेकिन बाद में बहुत सारी चीजों का भी कैलकुलेशन भी नहीं हुआ है, तो अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज है,
ठीक है, 7 मिलियन स्पीसीज है टोटल, जिसमें कि 70% आपके एनिमल्स एंड 22% क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात कर लें, ठीक है, ये डाटा आपका IUCN द्वारा 2004 में दिया गया था 1.5 मिलियन। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है प्लांट और एनिमल का 1.5 मिलियन, मगर बाद में बहुत सारा एस्टिमेशन के बाद कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अराउंड 7 मिलियन क्या है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है। ठीक है, पूरे ग्लोबल डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात कर लें तो आप लोग अपने बुक में कुछ पाई चार्ट्स देखेंगे। ठीक है, ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी अगर हम लोग है ना एनिमल प्लांट्स की बात कर लें या फिर एनिमल्स, पहले इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट की बात कर ले, ठीक है, तो आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, उसमें क्या आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 70% एरिया, ऑलमोस्ट 70% एरिया किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंसेक्ट ने। इंसेक्ट ने, सोच लो कितना ज्यादा है इंसेक्ट। ठीक है, और बाकी जो एरिया बच गया वो बाकी अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है कि मोलस्का है ना, मोलस्का है, क्रुस्टेशियन है और फिर अदर ग्रुप्स, अदर एनिमल ग्रुप, इतने ही हैं। मतलब सबसे ज्यादा क्या है भाई, इंसेक्ट है 70% के आसपास, उसके बाद मोलस्का ग्रुप पढ़े होंगे आप लोग, इनवर्टिब्रेट में सब पढ़ा होगा ना आपने। क्रुस्टेशियन पढ़ा है कि नहीं? क्रुस्टेशियन नहीं पढ़ा। क्रुस्टेशियन किस ग्रुप का, आर्थ्रोपोड ग्रुप का है। ठीक है, जिसमें क्रुस्टेशियन एक ग्रुप है, इंसेक्ट अलग हो गया, ये भी आर्थ्रोपोड ग्रुप का है, लेकिन ये अलग हो गए, क्रुस्टेशियंस अलग हो गए। ठीक है ना, और बाकी जो एनिमल बच गए बस इतने ही एरिया में है। मतलब सबसे ज्यादा स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया हुआ, इंसेक्ट ने किया हुआ। अगर हम लोग वर्टिब्रेट की देखें, अगर हम लोग वर्टिब्रेट का चार्ट देखें तो क्या दिख रहा है तुम लोग को, कौन सबसे ज्यादा है? फीसेस ऑलमोस्ट 50% है ना, फीसेस जो है वो ऑलमोस्ट कितने हैं, 50% है। और बाकी जो बच गए मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये बस बाकी अपना इक्वल नंबर ऑफ स्पीसीज, इक्वल नंबर तो नहीं है। ठीक है, मतलब अराउंड क्या है, बर्ड्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है, बर्ड्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है ना, रेप्टाइल्स के मुकाबले बर्ड्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। अब ठीक है, और अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स में आपको क्या दिख रहा है, दो ग्रुप ऐसा है जिसने ज्यादा स्पेस क्या करा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस तरह का चार्ट आपको दिखेगा। वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक ग्रुप है आपका एंजियोस्पर्म, जो कौन सा ग्रुप है, फ्लावरिंग प्लांट वाला है ना, और दूसरा क्या है, फंजाई। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स में लगभग इक्वल नंबर ऑफ स्पेसेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, नंबर्स है, और बाकी जो बच गए, कौन कौन बच गया, इसमें आपके फर्न्स आ गए, मॉसेस आ गए, और एल्गे आ गए, और लाइकेन आ गए। ठीक है, बस उतने ही स्पीसीज में ये लोग क्या हुए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया क्या बायोडाइवर्सिटी है, तो इंडिया कितना हैज, नहीं 8.1% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, 8.1, और स्पेस कितना है भाई, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है, ओनली 2.4% स्पेस लैंड
ऑक्यूपाई बाय इंडिया इन होल अर्थ। अब देखो, अर्थ में इतना छोटा सा स्पेस है इंडिया के पास, सिर्फ 2.4% लैंड एरिया किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? इंडिया ने ऑक्यूपाई किया। लेकिन इसका जो बायोडाइवर्सिटी लेवल 8.1, ये इसके लैंड के एरिया के मुकाबले क्या है? हाई है। ठीक है, बहुत हाई है। क्या रीजन है कि इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी है? चलो थोड़ा ग्लोब की बात करते हैं हम लोग कि क्यों इंडिया में इतना ज्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में देखें ना, इंडिया का जो लोकेशन है, ठीक है, इंडिया का जो लोकेशन है, ठीक है, अगर मान लो कि ये ग्लोब है तो ये कौन सा पार्ट है? इक्वेटर का पार्ट है ना, बीचों बीच क्या होता है? इक्वेटर होता है। ठीक है, और ये वाला पोल रीजन है ऊपर में। ठीक है, ये दोनों पोलर रीजन है, ये भी पोलर रीजन है। ठीक है, और ये जो रीजन है ना यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक का रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन है। कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है। इस रीजन में ना टोटल अवेबिलिटी ऐसी है, ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ का, ठीक है, ऐसा यहाँ का इन्वायरमेंट है जिसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे पोलर रीजन वाला इन्वायरमेंट है, कभी बर्फ बन रहा है, कभी पिघल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये हमेशा डिस्टर्ब होता रहता है। पोलर रीजन हमेशा डिस्टर्ब होते रहता है, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक, पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पर जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है वो हमेशा ही क्या है? मौजूद होती है। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हम लोग को चाहिए ही डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी इस एरिया में हमेशा ही पड़ती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों का अर्थ के एटिट्यूड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन जब भी वो अर्थ के मतलब कि सन के अराउंड वो घूम रहा है, ये एरिया ऑलमोस्ट क्या है? वो भाग है जहां पर सनलाइट हमेशा ही आ रहा है। और दूसरी बात क्या कि यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है। तीसरी बात, ठीक है, तीन बात हम लोगों ने की। तीन बात क्या क्या की? रीजन क्या क्या दिया हमने? तीन बात क्या क्या की? ट्रॉपिकल रीजन में क्यों ज्यादा स्पीसीज है ना, ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, रीजन एरिया इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, नॉट डिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं होता है ये रीजन डिस्टर्ब। दूसरा क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। तीसरा क्या बात की है हम? फेवरेबल इन्वायरमेंट है, यहाँ का फेवरेबल इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसी के कारण, इस फेवरेबल इन्वायरमेंट के कारण इस एरिया में जो भी देश पड़ते हैं, है ना, उनका ट्रॉपिकल रीजन जो भी देश पड़ते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अच्छी खासी होती है। तो हमारा इंडिया भी इसी रेंज में, ठीक है, हमारा इंडिया भी इसी ट्रॉपिकल रेंज में आता है। कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं ना? यहाँ पर देखो दो बातें की गई है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। लैटिट्यूड किसको बोल रहे हैं हम लोग? लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? जब आप लोग देखते होंगे ग्लोब, तो ये बीच में तो इक्वेटर हो गया, है ना, यहाँ बहुत सारी आपको लाइनिंग दिखती होगी, है ना, बहुत सारे लाइनिंग्स में इसको बांटा हुआ। ये जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है। और अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, हाँ, इस तरह से अगर हम लोग बांटेंगे, जैसे ये तो इक्वेटर कहलाता है इधर से, और ये क्या कहलाता है? मेरिडियन, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से बांट रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा ग्रेडियंट है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है ना, ठीक, लैटिट्यूड। तो हम लोग
किसी देश का अगर हम लोगों को नापना है कि कहाँ, मान लो कोई देश है जो इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पोजीशन पे, तो इसका देख लेते हैं कि कौन सा लैटिट्यूड में है, कौन सा लैंगिट्यूड में है, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस कितना है उसका, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल और एंगुलर डिस्टेंस टू द फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको पोजीशन देते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस कितना, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर क्या डिस्टेंस है, ठीक है, और इक्वेटर से साउथ पोल की ओर क्या डिस्टेंस में है, ठीक है। वैसे ही लैटिट्यूड में रहेगा, तो लैटिट्यूड में देखेंगे कि भाई ये मेरिडियन से वो किस ईस्ट एरिया में है तो कितने डिस्टेंस में है, मेरिडियन से वो वेस्ट एरिया में है तो कितने डिस्टेंस पे है। वैसे हम लोग लोकेशन देते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं वैसे लोकेशन देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। देखो कुछ बातें यहां लिखी हुई है जो हम लोग जिक्र कर लेते हैं, बुक में देखिएगा। The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution, है ना। सब जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है बर्ड का अलग अलग है, जितने भी एनिमल्स है सब जगह, जितने भी एरिया में, कुछ यहाँ देश पड़ते होंगे कुछ इधर पड़ते होंगे, ठीक है ना। सारे एरिया के जो भी एरिया है सबका जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। वो उनके लोकेशन के हिसाब से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन रुको क्या था, for many group of animal and plant there are an interesting pattern in diversity, the most well known being a latitudinal gradient in diversity. In general species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole, ठीक है। मतलब कि ये जो रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीसीज पाया जाएगा। जैसे आप मूव कर रहे हैं ऊपर नॉर्थ की ओर या साउथ की, नीचे साउथ की ओर, आपको स्पीसीज की संख्या में गिरावट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। With very few exception, tropical latitudinal range 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperature or polar area, ठीक है। कोलंबिया, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, ठीक है। वाइल न्यूयॉर्क, जो कि क्या है, मतलब हर एरिया का ना थोड़ा सा आपको बताया गया है कि भाई न्यूयॉर्क है वहां 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है। थोड़ा सा आप ऊपर चढ़िएगा तो स्पीसीज की संख्या घट जाएगी, ठीक है। जैसे कि न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में है तो वहां 105 स्पीसीज मिलती है, घट गई। ग्रीनलैंड और भी ऊपर है, 71 डिग्री नॉर्थ पे है तो वहां सिर्फ 56 स्पीसीज मिलती है। क्या दिखा रहा है, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, स्पीसीज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। इन इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। और इंडिया में कितना भाई, 1200 स्पीसीज से ज्यादा, मतलब 1200 बर्ड्स की स्पीसीज से ज्यादा ही है, ठीक है, इंडिया में। क्यों, क्योंकि इस रीजन में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एक हम लोग एग्जांपल ले लिए किसका, बर्ड्स का, ठीक। तो ट्रॉपिकल रीजन में पोलर रीजन की अपेक्षा ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं, ठीक। यहां पर अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज्यादा, अगर पूरे अर्थ की बात कर लेना तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला कहाँ है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न के जंगलों के बारे में आपने सुना होगा, है ना। आज भी कई रहस्यमयी घटनाएं यहाँ सुनने के लिए मिलती रहती है, और मतलब बहुत सारे स्पीसीज है जो यहाँ अभी तक नहीं खोजे जा सके, क्योंकि यहाँ घुसने में भी क्या है, डर लगता है ना। बहुत रिसर्च चल रहा है लेकिन बहुत अंदर तक अभी भी नहीं जाया जा चुका है, ठीक है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, जो किस रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ पे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज
प्लांट्स के, एनिमल्स के कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन में ही पाए जाते हैं। जैसे कुछ कैलकुलेशन है, इनवर्टिब्रेट जो है यहाँ पर, इनवर्टिब्रेट जो है वो यहाँ पे 1.25 लाख है। इनवर्टिब्रेट की संख्या कितनी है बच्चों? 1.25 लाख है। फिर मैमल्स जो है, अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, 427 है ना। फिर फिशेस जो हैं उनके स्पीसीज 3000 से ज्यादा हैं, ठीक है। एम्फीबियंस 427 है। 40,000 स्पीसीज सिर्फ प्लांट्स की है, ठीक है। 40,000 स्पीसीज सिर्फ प्लांट की है। प्लांट की कितनी हम लोग, वो प्लांट्स की 40,000 स्पीसीज है, ठीक है। फिशेस कितना बात किया हम लोगों ने? 3000, ठीक है। मैमल्स कितने बात किए हम लोगों ने? 427, और इतने ही क्या है? एम्फीबियंस भी हैं। और रेप्टाइल्स कितने हैं? 378, ठीक है। तो इतना नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पाया जा रहा है? अमेजन में पाया जा रहा है। और अगर वो इंसेक्ट की बात कर ले ना, वहां के इंसेक्ट की बात कर ले, तो वो तो 2 मिलियन से भी ज्यादा है। 2 मिलियन से भी ज्यादा है इंसेक्ट। तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी को कंटेन करने वाला रीजन है ऑन अर्थ इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। ठीक ठीक, तो हम लोगों ने रीजन क्या देखा भाई, कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, क्यों इतना ज्यादा स्पीसीज है इसमें? क्योंकि ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है ना। रिमेन्स अनडिस्टर्ब, रिमेन्स अनडिस्टर्ब फॉर ईयर्स। बहुत सालों से ये डिस्टर्ब एरिया नहीं है, नहीं किया गया इसको डिस्टर्ब, है ना, नॉट डिस्टर्ब एरिया। और क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट अच्छी खासी है, फेवरेबल एनवायरमेंट है, इसलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पोलर रीजन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। ठीक, ये बात आ गई समझ में। चलिए दूसरा हम लोग पैटर्न देखते हैं। हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख रहे थे, है ना। हम लोग क्या देख रहे थे? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में इतना कुछ पढ़े, और क्यों इंडिया में इतना ज्यादा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, इसलिए इंडिया में भी इतनी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। और प्लस अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्पीसीज या बायोडाइवर्सिटी यही पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्या स्पीसीज का उसके एरिया के साथ कोई रिलेशनशिप है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बिल्कुल है, स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप एक दूसरे में, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि क्या रिलेशनशिप है स्पीसीज और एरिया का, किस एरिया में ज्यादा स्पीसीज पाई जाएगी, किस एरिया में कम, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि कोई भी स्पीसीज है, मान लो, एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल है एरिया की, मतलब जितना जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा स्पीसीज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, लेकिन अप टू अ लिमिटेड रीजन, ठीक है, यहां पर लिमिटेशन है, ठीक। स्पीसीज रिचनेस क्या बोलता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप? स्पीसीज रिचनेस is increased with area but up to a certain limit, up to a certain limit, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज भी बढ़ेगी, लेकिन उसका एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि एरिया बढ़ता जाएगा तो स्पीसीज बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग एक ग्राफ से शो करते हैं, ठीक है।
ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है क्या है, अलेक्जेंडर ना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ना, हम्बोल्ट, यू है BOLDT, हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये बताया था, स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप बताया था। वो क्या कहे थे, उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू बताए हैं। ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि मान लीजिए ये क्या एरिया है ना, इधर हो गया आपका एरिया और इधर हो गया आपका स्पीसीज। ठीक है, इधर हो गया एरिया, इधर हो गया स्पीसीज। इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे, किधर गया जी, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ेगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट है। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट है। यहां देख रहे हो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीसीज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन एक सर्टेन लिमिट है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। यहाँ पर ये जो बना है वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ का इक्वेशन क्या बन जाता है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी, क्या क्या है बता रहे हैं, प्लस लॉग जेड है ना, लॉग जेड लॉग ए। अब ये क्या है उसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक, ये बना कैसे, यहां पर एस जो है वो क्या बता रहा है, स्पीसीज का रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है ना, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस मतलब कितना ज्यादा स्पीसीज है वो बता रहा है, लॉग एस के थ्रू बताया जा रहा है। लॉग सी जो है वो है क्या, इंटरसेप्ट। लॉग सी बता रहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या, यहां पर आप लोग देख रहे हो ग्राफ जो है ना जीरो से शुरू नहीं हुआ है। ठीक है ना, ग्राफ जो है वो जीरो से शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि स्पीसीज ऐसा नहीं है कि एरिया जब आया तब स्पीसीज, एरिया पहले से ही है ना। ठीक है, स्पीसीज भी पहले से ही है, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए ये लॉग सी डाला जाता है, ये इंटरसेप्शन दिखाता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू सी और ए का जेड क्या अभी बता रही हूं। ठीक है, यहां पर जेड क्या है, लॉग सी समझ में आया। इंटरसेप्ट यहाँ पर छोड़ा हुआ आप लोग देख रहे हैं, ग्राफ बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, बुक में दिया हुआ, लेकिन एक्चुअली ये ग्राफ सटा हुआ नहीं रहता है, ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ये जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, इंटरसेप्शन है थोड़ा सा। जेड हो गया आपका क्या, स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन को स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन जिसको कहते हैं हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि आपको जो लॉग वाला लाइन है ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, लॉग वाला लाइन क्या है, ऐसे दिखाया हुआ है, दिख रहा है आपको बुक में। हाँ, ये क्या दिखाता है, डिक्लाइनेशन शो करता है। ठीक है ना, डिक्लाइनेशन शो कर रहा है कि जहां तक मतलब कि स्पीसीज जो है एरिया के हिसाब से तो बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट पे आकर वो रुक जाती है। ठीक है, एक लिमिट पे आकर क्या कर रही है, वो रुक जाती है। वो हम लोग शो करते हैं किसे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट से, मतलब एक लिमिट के बाद ये डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मेनली क्या कर रहा है, डिक्लाइनेशन को शो कर रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है एरिया। ठीक है, और ए क्या हो गया आपका, एरिया हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया आपका, एरिया हो गया। ठीक है, ए हो गया आपका एरिया। कहने की ये क्या बता रहा है कि स्पीसीज की रिचनेस कैसी होगी, स्पीसीज की रिचनेस ऐसी होगी कि स्टार्टिंग तो इंटरसेप्शन से है ना, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज तो बढ़ रही है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ रही है, एक सर्टेन लिमिट तक एरिया में वो बढ़ेगी, लेकिन
उसके बाद उसका डिक्लाइनेशन, जेड क्या शुरू कर रहा है कि उसके बाद उसका डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ता जाएगा तो स्पीसीज बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एरिया, तो ये जो ग्राफ है इसी को दिखाता है कि कैसे स्पीसीज की क्या रिचनेस है, क्या होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो एक आइडिया लगता है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया की किसी भी स्पीसीज की रिचनेस क्या रहेगी इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो इससे हम लोग को स्पीसीज, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे यहाँ मान लो यहाँ का एरिया हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो स्पीसीज यहाँ पर आ रहा है, कुछ पॉइंट्स होंगे इसके। अगर आप यहाँ का एरिया देखिए स्पीसीज बढ़ गया, है ना, यहाँ का एरिया देखिए स्पीसीज बढ़ गया, ठीक, यहाँ का एरिया स्पीसीज बढ़ गया, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ ये वाला ग्राफ में अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तक तो बढ़ा हुआ है, लेकिन ये एरिया बढ़ रहा है, लेकिन स्पीसीज कहाँ है, वहीं पहुंच रहा है, देख रहे हो, स्पीसीज तो वहीं पहुंच रहा है ना, एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया तो इधर बढ़ ही रहा है, लेकिन स्पीसीज वहीं पर। तो एक सर्टेन लिमिट तक ही क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस हो सकती है। ऐसा नहीं कि एरिया बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी स्पीसीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक, क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी, क्यों जरूरी है। अभी हम स्टार्ट में ही हम आप लोगों को बताया, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए तो ही मैंने आप लोगों को बताया कि हर स्पीसीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है ना, और हर एक एक स्पीसीज जो है ना वो क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अर्थ के किसमें, बैलेंस में, ठीक है, अर्थ के बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहला, इट मेंटेन द स्टेबिलिटी, ये क्या कर रही है, मेंटेन कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक फूड चेन बनाते, मान ले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर होता है, ऐसा हम लोग पढ़े ना, बाद में डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर है वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द नंबर प्राइमरी कंज्यूमर का क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, क्या असर पड़ेगा अर्थ पे, प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं होगा, है ना। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इनको खाना कम मिलेगा, अगर कम बचा हुआ है तो कम मिलेगा, तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये खत्म हुए तो ये भी खत्म, ठीक है, ये सब खत्म हुए तो मतलब कि आगे क्या हुआ, एक का संख्या बढ़ रहा है, दूसरे का संख्या घट रहा है, तो क्या बैलेंस होगा, हाँ, अर्थ बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा। तो एक सिंगल स्पीसीज की भी हम लोग बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है, रोल प्ले कर रहा है किसमें, स्टेबिलिटी में, ठीक है। इस पर भी एक थीसिस दी गई है, उसको बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या, और क्या रोल प्ले कर रहा है भैया, हाँ, अगर स्पीसीज बढ़ रही है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ रही है ना, प्रोडक्टिविटी पढ़ा था ना हम लोगों ने, बायोमास भी तो बढ़ रहा है, हाँ, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी result increase in productivity, ठीक है ना। जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या, बायोडाइवर्सिटी अगर बढ़ता है तो ये इंश्योर करता है सबका मतलब कि मेंटेन रहे, सस्टेनेबल हो, मतलब कि जितने भी और लाइफ फॉर्म्स है ना उनको भी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता रहे और वो भी क्या करे, सस्टेन कर जा पाए इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर क्या है कि स्टेबिलिटी को ही मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेबिलिटी को ही मेंटेन कर रहा है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो अर्थ क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा,
ठीक है। और लास्ट क्या, इंश्योर सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है ना। दूसरा क्या, जैसे जैसे इंक्रीज होगी बायोडाइवर्सिटी वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। और तीसरा क्या, कि ये इंश्योर करेगा कि जितने भी और लाइफ फॉर्म्स है वो भी इस धरती पर बने रहे, ठीक है ना। यहीं पर आपको एक थेसिस दिया गया था, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा की गई है। सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सस्टेनेंस का मतलब है कि और भी लाइफ वहां सस्टेन कर सके, रह सके, ठीक है ना। यहां एक हाइपोथेसिस दी गई थी, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, राइवेट का मतलब क्या होता है, हाँ बोल्ट सुने, नट बोल्ट जो होता है ना। हाँ हाँ, और पॉपर का मतलब क्या होता है, पेपर नहीं, पॉपर है, पॉपर जो घुमाया जाता है, नट बोल्ट है ना। और जो गोल जिसको आप लोग कसते हैं नट बोल्ट में, ठीक है ना, पॉपर, ये हाइपोथेसिस। तो एक्चुअली में जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू बताने का कोशिश किया था कि कैसे कितनी इंपॉर्टेंट है एक भी स्पीसीज इस डाइवर्सिटी को मेंटेन या इस अर्थ को मेंटेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि मान लो कि एक प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे नट बोल्ट है ना, तो आप उसका एक नट बोल्ट हटा दीजिए, ठीक है, एक नट बोल्ट हटा दीजिए, तो आपको उसका कुछ तो असर दिखेगा ना प्लेन में। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे प्लेन क्रैश हो गए हैं इस छोटे छोटे से माइनर से मिस्टेक की वजह से, बहुत सारे प्लेन क्रैश हो गए। इस पर भी उन्होंने ये बात किया था कि नट बोल्ट जो है, मान लीजिए कि एक स्पीसीज है, अगर वो मेजर रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम में, ठीक है ना, की स्पीसीज जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगर की स्पीसीज कहते हैं हम लोग जिसको, मेजर की स्पीसीज उसको कहते हैं, दोज स्पीसीज विच प्ले मेजर रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप इस प्लेन के हिसाब से समझिए कि मान लीजिए कि एक प्लेन का एक नट बोल्ट उसके विंग्स का निकल गया है, ठीक है, प्लेन के विंग्स का एक नट बोल्ट निकल गया है, और एक प्लेन के अंदर सीट में जो लगा हुआ रहता है उस सीट का नट बोल्ट निकल गया है। किसका असर आपको दिखाई देगा ज्यादा? विंग्स, अगर एक नट बोल्ट भी निकला तो वो विंग्स को क्रैश करने के चांसेस क्या हो जाएंगे आपके प्लेन के, ज्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन अगर सीट का कोई बोल्ट निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है। तो कोई कोई एक्सटिंक्शन का असर हम लोग को इस इकोसिस्टम में ज्यादा, अगर की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है ना, तो उसका असर हम लोग को ज्यादा दिखाई देगा इस इकोलॉजी में, इकोसिस्टम पर उसका असर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी स्पीसीज हो गई तो उसका भी असर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं दिखाई देगा जितना कि स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने पर नजर आएगा। इट मीन्स कि ईच एंड एवरी स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में छिपकली ही घूमते रहते हो तो हम लोग को देख के डर भी लगता है और सोचते क्यों है ये, है ना। लेकिन आपके उस छिपकली की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट आपको आपके घर में नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो भी एक रोल प्ले कर रहा है, नहीं तो उस इंसेक्ट की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, उस एरिया में इंसेक्ट की संख्या बढ़ेगी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका रोल आप लोग को दिवाली के टाइम में ज्यादा समझ में आता होगा, है ना, जब बहुत ज्यादा इंसेक्ट नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है क्या, यही बोलता है आपका राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
बहुत सारे स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, विलुप्त हो गए, है ना। जैसे कि डायनासोर, तुरंत नाम आता है इसका, ठीक है। पर सिर्फ आपका डायनासोर ही नहीं है जो एक्सटिंक्ट हुआ है, बहुत सारे स्पीसीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। जैसे गोल्डन टोड, ठीक है, गोल्डन टोड। अब आपको टोड तो दिखता है लेकिन गोल्डन कलर का नहीं दिखता, है ना। वूली मैमथ, मैमथ किसको बोलते हैं? एलिफेंट को बोलते हैं, है ना। तो ऊली मैमथ अब हम लोग को नजर नहीं आता, लंबा लंबा बाल वाला, है ना, पहले हुआ करते थे। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है एक्सटिंक्शन का, ठीक है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्या काउस है? काउस ऑफ एक्सटिंक्शन क्या हुआ? काउस ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है बताओ? लॉस ऑफ हैबिटेट। 4 रीजन है, इसको याद करेंगे आप लोग। H, ठीक है, HOAC, C, ठीक है। H से क्या हो गया आपका? हैबिटेट लॉस, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज इंट्रोडक्शन, और अच्छा ठीक है, इन्वेंशन हो या इंट्रोडक्शन, वो आ रहा है भाई, इन्वेंशन, ठीक है। और लास्ट क्या? को इन्वेंशन मतलब इस बदला, और इसका इन्वेशन मतलब आक्रमण, इन्वेशन है ना। तो ये आक्रमण, हाँ, इन्वेशन, ठीक है। और लास्ट क्या हो गया आपका? को एक्सटिंक्शन। समझेंगे हम लोग इसको। 4 काउस है ना। हैबिटेट लॉस, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। यहाँ पर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। अब किसी का घर ही छिन जा रहा है, हाँ, अगर हम लोग, जंगल ही क्या हो रहा है, जंगल में आग लग गई, कहाँ जाएंगे? प्लांट्स में तो लग ही गई, ठीक है। और एनिमल क्या करेंगे? भागेंगे अपने आप को बचाने के लिए, इधर उधर जाएंगे, कुछ बचेंगे, अधिकतर क्या होंगे? मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे भाई? उनको रहने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो जंगलों में मिल रहा है ना। उनको रहने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो जंगलों में रह रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? उसको ही काट डाल रहे हैं, या वो किसी नेचुरल कैलेमिटी से वो जल जा रहा है या कुछ हो जा रहा है ऐसा। तो उनका अगर हैबिटेट लॉस होगा, उनका आवास ही छिन जाएगा, तो वो फिर कहाँ रहेंगे? वो धीरे धीरे क्या होंगे? उनकी संख्या घटने लगेगी, ठीक है। उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा मिलेगा सरवाइव करने के लिए। जैसे डायनासोर के एक्सटिंक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, तो जब क्या कैसे हुआ था? एस्ट्रॉइड्स टकराया था ना। एस्ट्रॉइड्स जो है, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड क्या हुआ था? पृथ्वी से टकराया था। उस टक्कर से इतना ज्यादा हीट बढ़ गया था, ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था अर्थ का, कि पूरा अर्थ ही आग का गोला जिस जैसा बन गया था, ठीक है ना। जिसमें ये जो डायनासोर थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, और कई सालों तक वैसा ही रहा। फिर धीरे 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 ठंडा हुआ पृथ्वी, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन के अंदर घुसे हुए थे, या जितने भी ऑर्गेनिज्म घुसे हुए थे, वही क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए। फिर ठंडा हुआ, फिर वो बाहर निकले, और फिर नेचुरल टेम्परेचर पर फिर अर्थ आने लगा, फिर से लाइफ क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया ना, वहीं पर एस्ट्रॉइड्स टकराया था, और उसी के कारण, मतलब ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं, कि उसी के कारण वहां पर इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, मतलब वो एस्ट्रॉइड्स बहुत सारे मिनरल्स लेकर आया, ठीक है ना। कई सालों बाद वहां का इतना अच्छा फेवरेबल कंडीशन उसको मिला कि वहां बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज हुई, ठीक है। ऐसा सुना है मैंने कहीं, या देख पढ़े होंगे कहीं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या? बहुत ज्यादा किसी चीज को यूज करना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? खूब लकड़ियों का यूज कर रहा है, जंगल काटे जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है। भाई हम लोगों को क्या करना है भाई? अर्बनाइजेशन क्या करना है? पूरा क्रिएट करना है। तो हम लोग को रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, सब बनाना है, तो जंगल को काटो,
ठीक है, जब भी हो तो पूरा का पूरा जंगल ही उड़ जा रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा अपना इस्तेमाल के लिए हम लोग जंगलों को तबाह कर रहे हैं, या फिर नेचर को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण उनका क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट। अब देखो हम लोग इतना ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक तो जंगल को कम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। और भी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसके अलावा हम लोग बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, वहां भी आपको जो है हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही हैं। तो बहुत ये सारी चीजें जो हैं, जो फेवर नहीं करती है इन्वायरमेंट को, ठीक है ना, फेवर नहीं ना कर रही है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे में भी कई स्पीसीज क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन क्या कहता है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लो कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक पॉन्ड है ना, इसमें छोटी छोटी फिशेस क्या कर रही है, सरवाइव कर रही हैं। अचानक से कोई एलियन फिश आ गया, इसमें कोई बाहर से कोई फिश आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहां दो चीजें हो सकती हैं, ठीक, अगर कोई एलियन बाहर का कोई स्पीसीज इसके अंदर आ गया तो दो चीजें होंगी, क्या क्या होगा, पहला हो जाएगा क्या, पहला होगा प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, हो सकता है बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाए, हाँ, कोई बाहर एलियन मछली आ गई, वही वहां पर उसको छोटी छोटी मछली दिख रही है, उसको वो खा गई, ठीक है ना, तो हो सकता है कि प्रीडेशन हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, कंपटीशन, ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। मतलब अब क्या है, दोनों ही एक सेम सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, और ये बड़ी है, ताकतवर है, तो सारा न्यूट्रिशन वो ले जाए, सारा खाना वो ले जाए, इसको मिले ही नहीं, तो लास्ट में ये क्या होगा, मर जाएगा। तो हो सकती है उसकी स्पीसीज क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। और आगे क्या है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन किसको हम लोग बोलेंगे, एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरा भी होता है, एक एक्सटिंक्ट होगा उसका असर दूसरा पर पड़ता है, ठीक है। एक अगर एक्सटिंक्ट हुआ तो अब ये मान लो एक्सटिंक्ट हो गया तो इसको खाना नहीं मिल रहा, तो ये एक्सटिंक्ट हुआ, समझ गए। तो एक का असर अगर दूसरे पे पड़ रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये काउस है किसका, एक्सटिंक्शन का, काउस है। तो अब हम लोग बात करेंगे तब इसको कंजर्व कैसे करें हम लोग, ठीक है ना, स्पीसीज को हम लोग तब कंजर्व कैसे करें। टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन। अब ह्यूमन बीइंग समझ गया कि भाई हमारे लिए एक एक स्पीसीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को इसका कंजर्वेशन करना चाहिए, ना कि हम लोग को उसको एक्सटिंक्ट होने के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसका अर्थ पर ही असर पड़ने वाला है, और ह्यूमन बीइंग को खुद जिंदा रहना है, ठीक है ना, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसको पता है कि हर स्पीसीज को हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरह की टेक्निक है, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, यही है ना, और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हैं। इन सीटू क्या हो गया, जो नेचुरल हैबिटेट है ना, जो नेचुरल हैबिटेट है, मान लीजिए कि कोई जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने क्या देख लिया, ह्यूमन बीइंग ने देख लिया कि यहाँ शेर की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब उसी जंगल को ही उसने क्या कर दिया, अब वहां पर बहुत शिकार हो रहे हैं, हो सकता है कि छाल के लिए हंटिंग हो रही हो, है ना, उनके जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स है, उसके लिए हंटिंग हो रही हो, या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वहां बहुत सारे हैं, उसके लिए बार बार पेड़ों को काटा जा रहा हो, तो फिर ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि उस पूरे एरिया को, उसी एरिया को, ठीक है ना, नेचुरल एरिया को ही क्या कर दिया, बाउंड्री कर दिया, कि भाई अब बाहर का कोई भी व्यक्ति विदाउट परमिशन, विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के अंदर नहीं आ सकता अंदर, ठीक है ना। तो उसी एरिया में हमने क्या कर दिया, उसको कंजर्व कर दिया, कि अब बाहर से कोई भी आकर के वहां पर क्या कर सकता है, कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उसको हंट कर सकता है, ना ही वहां पर कोई पेड़ काट सकता है। तो नेचुरल एरिया को ही इसी तरह से कई सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, गिर नेशनल पार्क जो लायन को कंजर्व करने के लिए, अब उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए, कि लायन की संख्या बढ़े, ठीक है ना। तो जितने भी अधिकतर नेशनल पार्क और सेंचुरी जो होते हैं वो इन सीटू होते हैं कंजर्वेशन, ठीक है ना। और एक्स सीटू क्या हुआ कि उस एरिया में नहीं रखे हम लोग, है ना, भाई किसी की एक्सटेंशन हो रही है तो उस
स्पीसीज को उठाया और अपने बनाए हुए एरिया, जैसे जू, ठीक है ना, जैसे कि जू अपना बनाया हुआ एरिया में ले गए और उसको एक पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रहे नेचुरल इन्वायरमेंट ही, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही छोटा एरिया है और सबका अलग अलग है। आप लोग जू देखे होंगे, लायन का एरिया अलग है, पैंथर का एरिया अलग है, सबका एरिया क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके स्पीसीज, उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहाँ, अपने बनाए हुए, उनका नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स सिटू, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। तो एक्स सिटू के और भी एग्जांपल्स क्या हो गए, एक्वेरियम भी इसका एग्जांपल में आ गया, है ना, एक्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क जितने बनते हैं, मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है, वो सारे एक्स सिटू में चले जाएंगे। और जितने भी नेशनल पार्क, सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना, ये सब कोई कहाँ चले जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब कहाँ चले जाएंगे, इन सिटू कंजर्वेशन में, ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन में चले जाएंगे। तो इस तरह से कंजर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना।